प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा प्रोबेबिलिटी कर रहे थे और प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज थर्ड चल रही थी। थर्ड एक्सरसाइज के 13 क्वेश्चन कर दिए थे। वहाँ तक का काम शायद आपने अच्छी तरह कर लिया होगा। बहुत अच्छी मेहनत किया करो बेटा, कोई प्रॉब्लम वगैरह लगे तो मेरे से पूछ लिया करो, उससे आगे काम शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा ध्यान देना 100%। एक्सरसाइज 15.3 बेटा क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर दिए थे? 13 तक कर दिए थे ना? हाँ कर दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, पूरा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14, ए कैन सोल्व 90% ऑफ प्रॉब्लम। ए है ना, वो 90% प्रॉब्लम सोल्व कर देता है गिवन इन द बुक, जो बुक में दी गई है। ए कितनी परसेंट प्रॉब्लम सोल्व करता है? 90%। तो बेटा ए की प्रॉब्लम सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 90%, मतलब 90/100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 9/10। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब बी की पढ़ रहा हूँ। बेटा बी कैन सोल्व 70%, और जो बी है ना वो कितनी परसेंट प्रॉब्लम सोल्व करता है? 70%, मतलब 70/100, मतलब 7/10। अच्छी तरह क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट पे पहुंचे। अब है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बुक। एट लीस्ट वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम क्या है? कम से कम एक तो प्रॉब्लम को सोल्व करे। एट लीस्ट वन ऑफ देम सोल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कम एक ने तो प्रॉब्लम सोल्व कर दी। ऐसा हो सकता है ए ने प्रॉब्लम को सोल्व किया हो, ऐसा हो सकता है बी ने सोल्व किया हो। एट लीस्ट वन हो सकता है दोनों ने ही सोल्व कर दिया हो। समझ गए ना? एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक, हो सकता है दोनों ने सोल्व किया हो। ठीक है बेटा, सुने आप ध्यान से, मैंने कल के लेक्चर में बताया था, जब भी एटलीस्ट आ जाए ना तो ना की निकाल लें। ए की प्रॉब्लम सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी बार एक में से घटा दो। बेटा सोल्व करने की 9/10, ना करने की एक में से घटा दें 10, 10 - 9 1/10। ठीक है बच्चों, बी के सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 7/10, बी के ना सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1 - 7/10, 10 - 7 3/10। ठीक है, शायद अच्छी तरह क्लियर। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी नाइदर ए सोल्व द प्रॉब्लम नोर बी, ना ए सोल्व कर रहा है ना बी। ए की ना करने की 1/10, बी के ना करने की 3/10, मतलब 3/100। ये क्या है प्रोबेबिलिटी? ना ए की सोल्व करने की, ना बी की सोल्व करने की। क्वेश्चन ये कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, कि कम से कम एक तो प्रॉब्लम को सोल्व करे। तो क्या करें बच्चों? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम एक में से घटा दें 97/100। बेटा किसी की भी सोल्व ना करने की प्रोबेबिलिटी कितनी निकाली? 3/100। कम से कम एक की सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी एक में से घटा दें 97/100। एक बार बता दो अच्छी तरह समझ में आया नहीं? पक्का समझ गए ना? इसे तुम उस मेथड से भी कर सकते हो, दूसरे से थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। देखो उससे समझाऊं एक बार, तुम कह दोगे सर सारे मेथड ना वाले से निकाल रहे हो आप। देखो यहां कर रहा हूं, दूसरा मेथड से करवा रहा हूं इस क्वेश्चन को। ए की सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 9/10, बी की सोल्व करने की 7/10। ठीक है ना? यहां तक अच्छी तरह क्लियर ना? अब वो कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम विल सोल्व द प्रॉब्लम, दोनों में से कम एक तो प्रॉब्लम को सोल्व करे। कम से कम एक जनो तो प्रॉब्लम सोल्व करे। हो सकता है दोनों ने सोल्व कर दी हो, मेरी बात समझना। एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक, हो सकता है दोनों सोल्व कर दें। अब सुनो ध्यान से, हो सकता है ए ने प्रॉब्लम को सोल्व किया हो, बी ने ना किया हो सकता है ना? अच्छा जी, ये भी तो हो सकता है बी ने सोल्व किया हो, ए ने ना किया हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है दोनों ने सोल्व कर दिया हो। दोनों की ना की नहीं ले सकता, क्यों? क्योंकि दोनों में से कम एक तो सोल्व करे, ये क्वेश्चन की कंडीशन है। मैंने मान लिया हो सकता है ए ने सोल्व किया हो, बी ने ना किया हो। अरे ऐसा भी तो हो सकता है बेटा बी ने सोल्व कर दिया हो, ए ने ना किया हो सकता है दोनों ही बहुत इंटेलिजेंट हो, पढ़ने वाले बच्चे हों, ए ने भी कर दिया हो, बी ने भी कर दिया हो। अब सुनो,
ए की सोल्व करने की प्रोबेबिलिटी 9/10, बी के ना करने की 3/10, बी के करने की सोल्व 7/10, बी के ए के ना करने की 1/10, ए की करने की 9/10, ये रही ना, बी के करने की 7/10। सुनो अब ध्यान से जी, 10 एलसीएम ना 100, 10 × 10 100, 9 × 27, 7 × 1 = 7, 9 × 7 = 63, ठीक है बेटा, 63 और 7 70, 70 और 27 97, 97/100, यही तो निकाला था, ठीक है ना। अब पक्का समझ गए ना दोनों मेथड से कम एक प्रोबेबिलिटी निकाले, कह रहा है एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व दी प्रॉब्लम, कम से कम एक बंदे ने तो सोल्व किया, हो सकता है दोनों ने कर दिया हो, ठीक है। तो या तो ना की निकाल दे दोनों की और एक में से घटा दें, जब भी निकालोगे ना एटलीस्ट वन की आएगी, ठीक है। या तुम कहो ना सर हम तो ना वाली ना निकालें, हम तो डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल लो। कह रहा है कम से कम एक ने सोल्व की है प्रॉब्लम, बेटा कम से कम एक ने सोल्व की है, हो सकता है ए ने की हो बी ने ना की हो, ऐसा भी तो हो सकता है बी ने की हो ए ने ना की हो, ऐसा भी तो हो सकता है दोनों ने कर दी हो। समझ गए ना मेरी बात को, वैल्यू पुट कर दी, आंसर। पक्का समझ गए ना, किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है, एटलीस्ट वन ऑफ देम सोल्व दी प्रॉब्लम, कम से कम एक बंदे ने तो सोल्व किए। समझ गए ना मेरी बात, ठीक है बच्चा। आगे देखो बेटा, अब पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे पहुंच जाओ बेटा। क्या है बेटा 15 ये है बच्चों, फाइंड द चांस ऑफ थ्रोइंग ए 5 और 6 एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 और 6 आने के चांस, 4 थ्रो ऑफ ए सिंगल डाई, ए सिंगल डाई इज थ्रोन। क्वेश्चन कौन सा है बेटा 15, ए सिंगल डाई इज थ्रोन, पॉसिबल आउटकम क्या क्या आएंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 और 6 आने के चांस, even be the event of getting 5 और 6, 5 और 6 कितने हैं, 1 2 2 बटे टोटल नंबर कितने हैं 6, क्लियर। तो प्रोबेबिलिटी 2/6 मतलब 1/3, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बेटा क्वेश्चन के अनुसार ये कह रहा है एक डाई को उछाला, 5 और 6 आने चाहिए, उस डाई को कितनी बार उछालना है, 4 बार, और 5 और 6 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहली बार आने एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी किसकी बेटा, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार। अब सुनो ध्यान से, कम से कम एक बार आने की प्रोबेबिलिटी 5 6, ना आने की निकाल लो, 1 - 1/3, तो क्या आ जाएगा 2/3, ठीक है। मैंने पीछे समझाया था ना अभी, जब भी एटलीस्ट पूछे ना तो ना की निकाल के एक में से घटा दिया करो, आसान पड़ेगा इसलिए कह रहा हूँ, बाकी दूसरे मेथड से भी कर लेना तुम्हारा मन हो तो, ठीक है ना। इवन विद द इवेंट ऑफ गेटिंग 5 और 6, 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/3, 5 और 6 ना आने की, ये ऊपर बार को डिनोट कर रहा है बेटा, ना आने की प्रोबेबिलिटी 1 - 1/3 मतलब 2/3, ठीक है बेटा। डाई इज थ्रोन 4 टाइम्स, ठीक है। डाई को 4 बार उछाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट गेटिंग 5 और 6, 5 और 6 ना आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर 5 नॉर 6, ना 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी, चारों बार, एक बार ना आने की 2/3, दोबारी ना आने की 2/3, तिबारी ना आने की 2/3, चौथी बार ना आने की 2/3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 ती 27, 27 ती 81। एक बार बता दो समझ में आया नहीं, ये निकाली है
4 बार में से 5 और 6 एक बार भी ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार 5 और 6 आने की प्रोबेबिलिटी बेटा एक में से घटा दें, 81, 81 माइनस 16, 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ बेटा 7 में से गए तो 6, 65/81 आंसर। क्लियर बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 और 6 एटलीस्ट वंस इन 4th रो ऑफ डाइस, तो 1 माइनस 16/81, तो 65/81। एक बार बता दो, समझ में आया नहीं? आसान है ना, बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह करना बेटा। नेक्स्ट में पहुंच जाओ, क्वेश्चन नंबर बेटा 15, 16 पे आ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा? 16, रमेश अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट ए एंड बी। रमेश इंटरव्यू के लिए गया, 2 पोस्ट है ए और बी। विच सिलेक्शन इज इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट है सिलेक्शन, जरूरी नहीं है ए में सिलेक्शन हो गया तो बी में हो, बी में हो गया तो ए में हो, अगर ए में ना हुआ तो बी में भी नहीं होगा, यानी एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज सिलेक्शन पोस्ट ए 1/6। बेटा ए के लिए सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बी के लिए होने की 1/7। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज सिलेक्टेड फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द पोस्ट। कह रहा है कम से कम एक पोस्ट के लिए तो सिलेक्शन हो, एटलीस्ट आते ही ना कि निकाल लें। पोस्ट ए में सिलेक्शन ना होने की प्रोबेबिलिटी एक में से घटा दे, 5/6। बेटा बी में ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दे, पक्का क्लियर है अच्छी तरह। प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर सेलेक्टेड फॉर पोस्ट ए नॉर बी, तो 5/6 मल्टीप्लाई 6/7, तो 5/7। ये किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली है? किसी भी पोस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालें? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन पोस्ट, सिलेक्शन एटलीस्ट वन पोस्ट, कम से कम एक पोस्ट पे तो सिलेक्शन हो, एटलीस्ट वंस, कम से कम एक पोस्ट पे सिलेक्शन हो सकता है दोनों पे हो गया हो। ना होने की 5/7, एक में से घटा दे, होने की 1 माइनस 5/7, तो 7, 7 माइनस 5, 2/7 आंसर। एक बार बता दें बच्चों, समझ में आया है नहीं? ठीक है ना। अगर किसी बच्चे का मन हो कि सर दूसरे वाले मेथड से निकालें, तो उससे निकाल देना बेटा। दूसरे वाले से निकालो तो कैसे निकालना, ये कहे ना कम से कम एक पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो, एक के लिए तो कम से कम हो सिलेक्शन। मान लो ए के लिए सिलेक्शन हो गया, बी के लिए ना हो सकता है बी के लिए सिलेक्शन हो गया, ए के लिए ना हो, ऐसा भी हो सकता है ए के लिए सिलेक्शन हो गया, बी के लिए हो गया, ठीक है ना। कम से कम एक पे तो सिलेक्शन हो, यहाँ ए पे सिलेक्शन है, यहाँ बी पे सिलेक्शन है, यहाँ दोनों पे सिलेक्शन है, इनकी वैल्यू पुट कर दें, यही आएगा 2/7। जो मेथड आपको आसान लगे, अच्छा लगे, उससे करना, बाकी दोनों सही है, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ बेटा, देखो एक्सरसाइज 15.4, ठीक है बेटा 15.4। सुनो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए मैन एंड हिज वाइफ अपीयर फॉर एन इंटरव्यू फॉर 2 पोस्ट। एक आदमी और उसकी वाइफ है ना, वो इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं दोनों। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हस्बैंड सिलेक्शन इज 1/7। हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है ना, हस्बैंड को एच ही ले लेता हूँ, 1/7। और वाइफ के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बच्चों 1/5, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, फर्स्ट है बोथ ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, बोथ सिलेक्टेड, दोनों सिलेक्ट हो गए बेटा। सुनो, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल बी सिलेक्टेड, बेटा किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? हस्बैंड का भी सिलेक्शन हो गया और वाइफ का भी सिलेक्शन हो गया। हस्बैंड के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, वाइफ के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो 1/7 5 35, 1/35 आंसर। पक्का समझ गए ना? ठीक है, सेकंड पार्ट पे पहुंच जाओ। ओनली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड, ओनली वन ऑफ देम, केवल एक का सिलेक्शन हुआ है। ओनली वन ऑफ देम
बी सिलेक्टेड, दोनों में से बेटा एक का सिलेक्शन हुआ। अब सुनो ध्यान से, हो सकता है हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया हो, एक का ही करना है, ओनली वन ऑफ देम, केवल एक का। हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया हो, वाइफ का ना हुआ हो सकता है ना। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा, वाइफ का हो गया हो, हस्बैंड का ना हुआ हो। दोनों में से एक का सिलेक्शन हुआ था, एग्जैक्ट वन, दोनों में से एक का, ठीक है ना। ओनली वन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, केवल एक का सिलेक्शन हो सकता है बेटा, एक में हस्बैंड हो सकता है वाइफ हो, कोई भी हो सकता है, पर दोनों में से एक है। हो सकता है हस्बैंड का सिलेक्शन हुआ हो तो वाइफ का नहीं होगा बेटा। ऐसा भी हो सकता है वाइफ का सिलेक्शन हो गया हो, हस्बैंड का नहीं होगा। क्लियर ना अच्छी तरह। हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बता दें 1/7, वाइफ की ना होने की एक में से घटा दें 1 - 1/5, 4/5 रख दो बच्चों। वाइफ के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, हस्बैंड के सिलेक्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी बेटा, हस्बैंड के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/7, ना होने की 1 - 1/7, तो क्या आ जाएगी 6/7। पक्का क्लियर ना अच्छी तरह। एलसीएम ले लिया, 7 × 5 = 35, ठीक है बच्चों। 4 + 6 10/35, 5 दूनी 10, 5 × 7 35, 2/7, ठीक है बच्चों। एक पार्ट और है थर्ड, वो क्या है, नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, बेटा दोनों में से किसी का भी सिलेक्शन ना हुआ, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम विल बी सिलेक्टेड, हस्बैंड के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 6/7, वाइफ के ना सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 4/5, बेटा 6 × 4 = 24, 7 × 5 = 35, आंसर कोई भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पक्का समझ गए ना। फिर रिपीट करूं, देखो दोनों का सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बेटा, हस्बैंड की 1/7, वाइफ की 1/5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। पक्का क्लियर ना। अब कह रहा है ओनली वन ऑफ देम सिलेक्टेड, दोनों में से एक का सिलेक्शन हुआ हो। बेटा हो सकता है हस्बैंड का हो गया हो, वाइफ रह गई हो। यहाँ हो सकता है वाइफ का हो गया हो सिलेक्शन, हस्बैंड रह गया हो, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर दिया। ऐसा भी तो हो सकता है थर्ड पार्ट कह दिया कि दोनों में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, तो बेटा वाइफ का ना होने का 4/5, हस्बैंड का ना होने का 6/7, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, आंसर। पक्का क्लियर ना अच्छी तरह। बेटा समझ में आ गया ना अच्छी तरह, कोई डाउट नहीं है 1% भी। लैंग्वेज पूरी लिखें पेपर में, बिल्कुल साफ साफ लिखें, फेयर नोटबुक में भी साफ साफ लिखें। हाँ कहीं कोई डाउट हो ना तो मेरे से पूछ लें, ठीक है ना। अब मैं लैंग्वेज लिखूंगा ना बेटा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, मेरा काम है ना वो तुम्हें समझाना है कि चीज़ों को तुम समझ जाओ। लिखने वाला वो काम तुम खुद कर लोगे, समझदार हो, 12th के बच्चे हो, अच्छे बच्चे हो, वैसे भी सारे पढ़ने वाले बच्चे हो, है ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। किस पे पहुंच गए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग एग्जामिनेशन 3/7। बेटा बताया था ना अच्छे बच्चों पास होने की प्रोबेबिलिटी बनाने लग गई। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट ए पासिंग, ए की पास होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा 3/7। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पासिंग 5/7, बी के पास होने की 5/7। अच्छा जी। Assuming the two events A passes B passes independent, find the probability of only A passing the examination। फर्स्ट पार्ट का है only A passing the examination। only A, देखो शब्दों को बड़ी ध्यान से समझना। मैंने कहा था ना मेरा काम है तुम्हें समझाना, बहुत ध्यान से सुना करो, बोलूं तब। ए की पास होने की प्रोबेबिलिटी ये, बी के पास होने की ये। कह रहा है ओनली ए पास द एग्जामिनेशन। ओनली ए कह देना, इसका मतलब है केवल ए पास हुआ है, इसका मतलब है बी फेल है। पक्का समझ गए मेरी बात। अगर कह दे ए पासिंग द एग्जामिनेशन क्या कहे, ए पासिंग द एग्जामिनेशन, इसका मतलब है ए पास है, हमें बी का नहीं पता, बी पास भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है। और अगर ये कह देना ओनली ए पासिंग द एग्जामिनेशन, ओनली ए यानी केवल ए पास हुआ है, तो पक्का कन्फर्म है 100% बी फेल है। पक्का समझ गए बेटा मेरी बात को। ओनली जब भी लगा देना, ओनली ए पास, तो समझ जाना बी फेल है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से,
ओनली ए पासिंग द एग्जामिनेशन, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो बेटा प्रोबेबिलिटी क्या होगी, केवल ए पास है, ए के पास होने की 3/7, ओनली ए पास है तो पक्का कन्फर्म है, बी फेल है तो बी के फेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 - 5/7, 7 - 5 2/7, क्लियर। तो बी के फेल होने के लिए लो 2/7, बेटा 6/7/7 ये बच्चों आंसर। पक्का समझ गए ना, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंचे सेकंड। अब कह रहा है बच्चों ओनली वन ऑफ देम पासिंग द एग्जामिनेशन। क्या कह रहा है, ओनली वन ऑफ देम पासिंग द एग्जामिनेशन, ओनली वन ऑफ देम, हाँ ओनली वन ऑफ देम पासिंग द एग्जामिनेशन, उनमें से एक पास है, ठीक है। लैंग्वेज समझना क्या कहना चाह रहा है बेटा, जो वाक्य है ना उसका मतलब समझना क्या है। कह रहा है ओनली वन ऑफ देम पासिंग द एग्जामिनेशन, उनमें से केवल एक पास है, किसी का नाम नहीं लिया, ये है एक पास है। हो सकता है ए पास हो बी फेल हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, बी पास हो ए फेल हो, भाई दोनों में से एक पास है, दोनों के चांस है। हो सकता है ए पास हो बी फेल हो, ऐसा भी तो हो सकता है बी पास हो ए फेल हो। वैल्यू पुट करो, ए के पास होने की प्रोबेबिलिटी बेटा 3/7, बी के फेल होने की 2/7, बी के पास होने की कहाँ गया 5/7, और ए की फेल होने की निकालो बेटा 1 - 3/7 मतलब 4/7। बेटा एलसीएम 7/7 = 3 दूनी 6, 5 चौक 20, 20 और 6 26, 26/49 आंसर। पक्का समझ गए ना बेटा, कोई डाउट नहीं है किसी को भी, ठीक है। दो ही पार्ट थे ना, हाँ। अब पहुंच जाओ क्वेश्चन नंबर 3। किस पे पहुंच गए बेटा, 3 पे। क्या है बच्चों 3? ए स्पीक ट्रूथ इज 60%। सुनो बेटा, ए है ना वो 60% सच बोलता है, तो ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 60/100, ठीक है जी। बी 90% सच बोलता है, बी तो बहुत सच्चा आदमी है, 90% सच बोलता है, तो 90/100। पक्का क्लियर ना, ठीक है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट, व्हाट इज वैल्यू आर रिफ्लेक्टेड ऑफ दिस प्रॉब्लम। सुनो बेटा, ये कह रहा है ए के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 60/100, 60% चांस है ना वो सच बोलता है, 60%, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 60/100 मतलब 6/10। बेटा बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 90%, वो 90% सच बोलता है, ठीक है ना, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 90/100, इससे ये कैंसिल 9/10। अरे समझ गए ना, पक्का कोई डाउट नहीं है ना 1% भी। बेटा कहीं भी कोई दिक्कत वगैरह लगे ना क्वेश्चन लैंग्वेज समझने में तो बता देना मेरे से। ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 6/10, बी की 9/10, ठीक है। ए की झूठ बोलने की बताना, घटा दो एक में से मेरे बच्चों, 10 एलसीएम 4/10। बी के बेटा झूठ बोलने की 1 - 9/10, ये मेरे बच्चों 1/10। पक्का समझ गए ना, ठीक है। कह रहा है दे लाइकली फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे लाइकली कंट्राडिक्ट टू ईच अदर। कंट्राडिक्ट का मतलब होता है विरोधाभास, ठीक है, एक दूसरे का अपोज करना, ठीक है। ए सच बोल रहे हो ना बेटा, तो बी पक्का झूठ बोल रहे हो, क्योंकि उनको विरोध करना है ना। अगर बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे लाइकली कंट्राडिक्ट टू ईच अदर। ए अगर सच बोलेगा तो बी क्या बोलेगा बेटा, झूठ, क्योंकि उसका कंट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है। और अगर बी सच बोलेगा तो ए क्या बोलेगा, झूठ। दोनों एक दूसरा विरोध करेंगे बेटा। ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 6/10, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/10, बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 9/10, ए के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 4/10। बेटा 100 एलसीएम 6 × 9 = 36, 36 और 6 42, तो या तो नू लिख दो 0.42 लिख दूं,
या अन काटो तो काट दो बेटा, 21/50 कर दो, जो आंसर होना वो कर देना। मेरी बात समझ में आई या नहीं? कौन सा किया है? थर्ड किया है। पक्का क्लियर ना? नेक्स्ट पे पहुंचो। आसान क्वेश्चन है ना। ये कह रहा है दे लाइकली कंट्राडिक्ट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का विरोध करते हैं। अगर ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, बी सच बोलेगा तो ए झूठ बोलेगा। ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है बेटा, 60% सच बोलता है, बी 90% सच बोलता है। तो ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 6/10, झूठ बोलने की 1 में से घटा दो। बी के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 9/10, झूठ बोलने की 1 में से घटा दो। पक्का क्लियर ना? कंट्राडिक्ट ईच अदर निकाल दी। 42/100 या तो 42% लिख दो या 0.42 लिख दो, दोनों सेम है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ। क्वेश्चन नंबर 4। द ओड अगेंस्ट ए स्पीकिंग ट्रूथ आर 4 to 3। सुनो बेटा, 4 to 3, ए अगेंस्ट है ना, स्पीकिंग द ट्रूथ सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ए अगेंस्ट। अगेंस्ट में एक आता ना पीछे वाला लेना है, कल भी बताई थी, एक क्वेश्चन आया था। तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3 अपॉन टोटल 4 और 3 7। ओड इन फेवर होता ना तो ये ऊपर लेता 4/7। आगे पढ़ो। द ओड अगेंस्ट ए स्पीकिंग ट्रूथ आर 4 to 3, द ओड इन फेवर बी स्पीकिंग ट्रूथ आर 7 to 5। बी की क्या है बेटा? फेवर में है ना, तो ये लेंगे ऊपर 7 अपॉन टोटल 7 और 5 12। ठीक है बेटा। अच्छा, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी दे कंट्राडिक्ट ईच अदर, वो भी एक दूसरे का कंट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास, विरोध कर रहे हैं बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा ना। चलो पहले वैसे लिख देता हूँ, ए सच बोलेगा तो बी क्या बोलेगा? झूठ। और अगर बी सच बोलेगा तो ए क्या बोलेगा? झूठ। ठीक है ना। बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, 1 में से घटा दो। 12 - 7 बेटा, 12 में से 7 गए तो 5। ठीक है ना। यहां पहुंच जाए, ए की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1 में से घटा दें, 7 - 3 तो 4, 4/7। ठीक है बच्चों। ए की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3/7, बी के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 5/12। यहां मेरे बच्चों बी की सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 7/12, ए की झूठ बोलने की 4/7। ठीक है बेटा। 12 - 7 = 84, 5 × 3 = 15, 7 × 4 = 28, 8 × 5 = 13, 2 × 3 = 4, 43/84। ये क्या आ गया बेटा? आंसर। पक्का क्लियर ना? अच्छी तरह। कौन सा कर दिया? क्वेश्चन नंबर 4 कर दिया। सेम थर्ड वाले जैसे का जैसा है ना, सेम। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंचे, एक और कर लो बस, क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लो बस, आज का लास्ट। यहाँ तक का काम फिर नोटबुक में करना, साफ साफ अच्छी तरह समझ के, पूरे मन से, पूरे ध्यान से। कहीं कोई दिक्कत लगे तो बेटा मैं हूं ना। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों? द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग ए टारगेट बाय 3 मार्क्समैन दिस। ए की हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/2, निशानेबाज है बेटा। बी के हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, सी की हिट करने की प्रोबेबिलिटी 1/4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन एंड ओनली वन ऑफ देम विल हिट द टारगेट व्हेन दे फायर साइमल्टेनियसली। वन एंड ओनली वन ऑफ देम, केवल एक का ही निशाना ठीक लगे। कितने हैं बेटा? 3 हैं निशाना लगाने वाले, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक का निशाना ही ठीक लगे, केवल एक का। अब मुझे क्या पता एक कौन सा है? हम मान लेंगे ए का लग गया निशाना तो बी सी का नहीं लगेगा। अगले में हम मान लेंगे ऐसा भी तो हो सकता है बी का निशाना ठीक लगाओ तो ए और सी का ना लगे। ऐसा भी तो हो सकता है बेटा सी का निशाना ठीक लगाओ, ए और बी का ना लगे। क्वेश्चन समझ में आया ना? तीनों में से ये कह रहा है कि एक का निशाना ठीक लगे। मैं हो सकता है ए का लग गया तो बी सी का ना लगे, ठीक एक का ही तो लगाना है। हो सकता है बी का निशाना ठीक लगाओ तो इन दोनों का नहीं लगेगा। हो सकता है सी का निशाना ठीक लगाओ तो बेटा इन दोनों का नहीं लगेगा। क्वेश्चन समझ गए ना? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ए का निशाना ठीक लगा तो बी और सी का नहीं लगेगा। अगर बी का ठीक लगा तो ए और सी का नहीं लगेगा। अगर सी का ठीक लगा तो ए और बी का नहीं लगेगा। पक्का समझ गए ना? उसने कहा है कि एक का ही लगना चाहिए ठीक।
ए की ठीक ना लगने की प्रोबेबिलिटी एक में से घटा दें, बी का निशाना ठीक ना लगने की प्रोबेबिलिटी एक में से घटा दें, यहाँ मेरे बच्चों सी का निशाना ना लगने की प्रोबेबिलिटी भी एक में से घटा दें। बेटा वैल्यू पुट करो, ए की प्रोबेबिलिटी 1/2, मेरे बच्चों बी के ना लगने की प्रोबेबिलिटी 2/3, सी के ना लगने की प्रोबेबिलिटी 3/4, बी के लगने की प्रोबेबिलिटी 1/3, ए की ना लगने की 1/2, सी के ना लगने की 3/4, सी के लगने की 1/4, ए की ना लगने की 1/2 और बी के ना लगने की 2/3। पक्का समझ गए ना? एलसीएम बता दो। 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 3 2 5, 5 और 6 11, 11/24 आंसर। बेटा ये बताओ पक्का समझ में आया नहीं? क्वेश्चन नंबर 5 तक कर दिया बेटा। टोटल क्वेश्चन तो 18 तक है, ठीक है ना? आज के लिए यहाँ तक ही करना, बहुत अच्छी मेहनत किया करो, ठीक है ना? मस्त बहुत अच्छा पढ़ा करो, कोई प्रॉब्लम लगे ना मेरे से पूछ लिया करो, ठीक है बेटा? बाय।